तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व नीति बहुत ही अच्छे ढंग से और उसकी जो भू राजस्व नीति है वो बहुत ही सफल रही और उसने कई अच्छे अच्छे काम किए और कई बुरे काम भी किए। देखिए, जो भी शासक होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उसके दो काम होते हैं, एक अच्छा काम और एक बुरे काम होते हैं। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के अच्छे काम पढ़ने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व नीतियाँ हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप अलाउद्दीन खिलजी को भू राजस्व नीति को 5 नंबर के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति को हम बिना किसी देरी के पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति की जानकारी बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसकी जो भू राजस्व की नीति की जानकारी जो होती है बरनी की जो तारीख फिरोज शाही पुस्तक से प्राप्त होती है। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, तो बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, भू राजस्व नीति के उद्देश्य के बारे में। कोई भी काम होता है तो उसे बिना किसी उद्देश्य के काम नहीं किया जा सकता। जैसे आप इस वीडियो को अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति को पढ़ रहे हैं तो आपके पीछे इसका उद्देश्य है कि हमें एमपीपीएससी में या फिर जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उस पर है ना ये क्वेश्चन बन जाए। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति के कुछ उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। उनके जो उद्देश्य थे, तो उद्देश्य क्या थे? उनके जो उद्देश्य थे, पहला राज्य की आय में वृद्धि करना। जैसे आप कर वसूलेंगे, भू राजस्व वसूलेंगे राज्य से, तो राज्य की आय में वृद्धि तो होगी। तो राज्य की आय में वृद्धि करना उसका प्रथम उद्देश्य था, राज्य की आय में वृद्धि करना। दूसरा, मध्यस्थों का दमन कर, मध्यस्थों का दमन कर, मध्यस्थों का दमन कर, मध्यस्थों का दमन कर किसानों के अत्याचार को कम करना और विद्रोह एवं उपद्रव को समाप्त करना। देखिए, यदि अलाउद्दीन खिलजी राज्य से कर वसूलेगा तो उसके जो राज्य की जो आय में होगी वृद्धि होगी। और दूसरा बात है, हमारा पॉइंट है मध्यस्थों का दमन कर। यदि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डायरेक्ट किसानों से कर वसूल कर लिया जाता है तो केवल एक नियत और निश्चित कर वसूल किया जाएगा, जबकि अगर मध्यस्थों के द्वारा दमन किया जाता, मतलब मध्यस्थों के द्वारा कर वसूला जाता है, तो किसानों पर अत्याचार होते हैं, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कम करने का प्रयास किया। यदि मध्यस्थ जो भूमिपति वर्ग होते हैं वो क्या करेंगे, भूमिपति जो वर्ग होते हैं वो अगर किसानों से कर वसूलेंगे तो पूरा कर, मतलब अगर 1% कर लग रहा तो वो 1.5% कर वसूलेंगे किसानों से। तो इसीलिए, और बाकी पैसा अपने पास रख लेंगे और जो शेष पैसा वो राज्य पर जमा कर देंगे, जिससे मध्यस्थ वर्ग का जो आय है और जो शक्तियाँ वृद्धि होंगी, जिससे वो विद्रोह कर सकते हैं और उपद्रव फैला सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थों का दमन कर उनके जो विद्रोह हैं, जो राज्य के प्रति विद्रोह हैं, उनको समाप्त किया और किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे मध्यस्थों द्वारा उनको कम करने का प्रयास किया। ये अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति के चरण पढ़ लेते हैं कि आखिर यह किन किन चरणों में प्राप्त हुआ या किन किन चरणों से प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति के निम्नलिखित चरण थे। तो आप इसके चरण याद कर सकते, इस तरह मेंस में अगर आएगा तो आप इस तरह लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति के निम्नलिखित चरण थे। अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति के निम्नलिखित चरण थे। तो उसका जो पहला चरण था वो था अनुदान भूमि पर अधिकार। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के पिछले शासक हुए, आप इससे इस तरह समझ सकते हैं,
अब हम हेडिंग बता रहे हैं, आपको डिटेलिंग बाई भी पढ़ना है। देखिए, अनुदान भूमि पर अधिकार, सरकारी भूमि पर। दिल्ली सल्तनत में सरकारी भूमि को खालसा बोला जाता था। आप इसमें यह लिख सकते हैं कि इससे आप ये लिख सकते हैं कि पूर्व के सुल्तानों द्वारा अनुदान में दी गई भूमि वक्फ, जिसे वक्फ कहा जाता है, पर कब्जा कर उसे केंद्रीय प्रशासन पर अधिकार किया। मतलब कि पूर्व के सुल्तानों द्वारा, आप इस पे ये लिख सकते हैं कि पूर्व के सुल्तानों द्वारा अनुदान में दी गई वक्फ भूमि पर कब्जा कर पूर्व के सुल्तानों द्वारा अनुदान में दी गई वक्फ भूमि पर कब्जा कर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया और खालसा भूमि में वृद्धि की। आप इस पर यह लिख सकते हैं कि देखिए, अनुदान भूमि पर अधिकार मतलब जितने भी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, उन्होंने पूर्व में जो भी मकबरा और जिसे मस्जिद के लिए कह दें, मदरसे के लिए कह दें, मतलब जितने भी सरकारी ज़मीनें दान में दी थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी ज़मीनों को वापस ले लिया और उस पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया, जिससे जो राजस्व की आय हो, मतलब आय में वृद्धि हुई। जब आय में वृद्धि हुई तो राज्य का खजाना बढ़ा, जिससे उस खालसा भूमि में वृद्धि हुई और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि अनुदान भूमि पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। और आप दूसरा कर सकते हैं, भूमि की माप। ये मुख्य पॉइंट है, भूमि की माप। तो आप इस पर यह लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर भू राजस्व का निर्धारण किया, जिसे मसाहत कहते हैं। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति का दूसरा चरण था भूमि की माप। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने भूमि की पैमाइश, अगर पैमाइश की बात करें तो पैमाइश मतलब होता है भूमि को माप कर या पैमाइश कराकर भू राजस्व का निर्धारण किया, जिसे मसाहत कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मसाहत किसे कहते हैं, तो भूमि की पैमाइश कराना, भूमि को मापने की प्रक्रिया को मसाहत कहते हैं। और इससे कर वसूलना बहुत आसान हो गया भूमि की माप के द्वारा। तो आपको ये दो समझ में आए। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा भी यहीं पास है। अगर हम तीसरी की चरण की बात करें तो तीसरा चरण है भू राजस्व का निर्धारण। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के रूप में उत्पादन का 1/2 कह सकते हैं 50%, उत्पादन का 1/2 अर्थात 50% कर के रूप में वसूला।
अलाउद्दीन ने भू राजस्व के रूप में उत्पादन का 1/2 कह सकते हैं 50% कर के रूप में वसूला। देखिए, सबसे अधिक कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का या फिर भारत का सुल्तान या शासक कह लें तो सबसे अधिक कर लेने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही है, जो उत्पादन का 1/2% लेता था। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा और यह कर अगर बात करें तो यह कर जो होता था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, फारसी हो, मतलब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से, हर किसान से 1/2 उत्पादन का लिया जाता था। इसमें धर्म का भेदभाव नहीं था। और इसके अलावा उसने चरी कर और धुरी कर लिए। ठीक है, इसके अलावा चरी कर और धुरी कर वसूले। जो चरी कर होता था वो जानवरों पर लगाया जाता था। जो जानवर घास चरा करते थे सरकारी भूमि पर, उन पर चरी कर लिया जाता था। धुरी कर अगर जो गाय मतलब जो दूध वाले जानवर होते थे, जो दूध देते थे, उन पर धुरी कर लगाया जाता था। तो ये जो कर था वो जानवरों के ऊपर था। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे की बात तो चौथा था मध्यस्थों का दमन। मध्यस्थों का, तो जैसे देखिए, जो राजस्व कर होता था उसे कौन वसूला करता था? जैसे गांवों का जो खूती था, मुकद्दम था, और जो चौधरी होते थे वो कर वसूला करते थे किसानों से। और किसानों से जब वो कर वसूला करते थे तो किसानों के ऊपर अत्याचार किया करते थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने खूंती जो थे और चौधरी थे और कौन थे, मुकद्दम थे, उनका जो अधिकार था उनको ख़त्म कर दिया और उनकी भूमि को माफ कराकर उनसे भी कर वसूला, जिससे किसानों पर जो अत्याचार था उन्होंने उससे समाप्त कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट किसानों से कर वसूला, जिसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। अगर इस पर आप कैसे लिखेंगे तो इस पर लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से कर वसूलने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, मध्यस्थों का दमन। तो मतलब कि गांव के खूती, ठीक है, मुकद्दम और चौधरी, गांव के जो खूती, मुकद्दम और चौधरी किसानों से कर वसूलते थे, कर वसूलते और राजकीय खजाने में जमा करते, राजकीय कोष में या राजकीय खजाने में जमा करते, राजकीय कोष में जमा करते। राजकीय कोष में जमा करते और बदले में अपने जमीन का, अपने उत्पादन का कर नहीं देते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे अलाउद्दीन ने इनके सभी अधिकार छीन लिए और इनकी भूमि की परिभाषा कराकर इन पर भी कर वसूला। फिर लिखेंगे कि अलाउद्दीन ने इनके सभी अधिकार समाप्त कर अलाउद्दीन ने इनके सभी अधिकार समाप्त कर इनकी भूमि की माप कराकर इनसे कर वसूल किया,
किया और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थों का दमन किया, जिससे किसानों के अत्याचार में कमी आई। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि मध्यस्थों का दमन किस प्रकार हुआ। तो गांव के जो खूती, मुकद्दम और चौधरी होते थे वो किसानों से कर वसूलते और राजकीय कोष में जमा करते थे, जिससे वो किसानों पर मनमाना अत्याचार करते थे और बदले में अपने उत्पादन का कर नहीं देते थे। मतलब जो बदले में कर लगता था, पूरा राजस्व लगता था, वो अपना नहीं देते थे। तो अलाउद्दीन ने इनके जो सभी अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया और इनकी भूमि की पैबास कराकर, माफ कराकर इनकी का कर वसूल किया। अब अलाउद्दीन के पांचवें चरण की बात करें तो अलाउद्दीन ने पांचवा चरण पृथक विभाग के रूप में किया, मतलब पृथक विभाग का गठन। तो अलाउद्दीन ने अपना जो पांचवा चरण पृथक विभाग के गठन के रूप में किया, तो अलाउद्दीन ने बकाया कर को वसूलने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे हम दीवान मुफ्त खराज कहते हैं। तो इस पर लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन ने बकाया कर वसूल करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवान मुफ्त खराज कहते हैं, जिसे दीवान मुफ्त खराज कहते हैं। आप ये याद रख सकते हैं, ये 3 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीवान मुफ्त खराज क्या है। तो अलाउद्दीन ने बकाया कर वसूल करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे हम दीवान मुफ्त खराज कहते हैं। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की जो भू राजस्व नीति है उसके चरण कंप्लीट हुए। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति के। पहले उद्देश्य के बारे में बात की, फिर चरण की बात की। अब जब उद्देश्य होता है, उसके चरण होते हैं, तो उसका जो कुछ परिणाम निकलता है, मतलब जिस उद्देश्य से वो काम करता है, जिस प्रकार। पहले देखिए, हमने किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहले हम उस उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है। इस टॉपिक को पढ़ने का, इस टॉपिक को या इस भू राजस्व नीति करने का उसका उद्देश्य क्या था, पहले हम उसकी मंशा जान लेते हैं, फिर उसे किस प्रकार करते हैं, फिर हम ये जान लेते हैं, और अब हम जान लेते हैं परिणाम कि आखिर जो इस सब किया उसका परिणाम क्या निकला। तो इसका परिणाम यह था। देखिए, अगर हम परिणाम की बात करें, प्रभाव की बात करें, परिणाम या प्रभाव की बात करें, तो पहला परिणाम था कि राजस्व की आय में वृद्धि हुई। राजस्व की आय में वृद्धि हुई, जिससे एक विशाल सेना और विशाल सम्राट का गठन किया जा सका, जिससे एक विशाल सेना व विशाल साम्राज्य स्थापित किया जा सका। विशाल साम्राज्य स्थापित किया जा सका। राजस्व की आय में वृद्धि हुई, जिससे एक विशाल सेना व विशाल साम्राज्य का गठन किया जा सका। और दूसरी बात करें, मध्यस्थों का दमन हुआ, जिससे विद्रोह एवं उपद्रव समाप्त हुए। मध्यस्थों का दमन हुआ, जिससे विद्रोह एवं उपद्रव समाप्त हुए। और तीसरा हुआ, किसानों के अत्याचार में कमी आई। किसानों के अत्याचार में कमी आई।
किसानों के अत्याचार में कमी आई। देखिए, जिसके परिणाम और उद्देश्य थे राजस्व की कमी में वृद्धि हुई, मतलब राजस्व की जो आय थी उसमें वृद्धि हुई, जिससे एक विशाल सेना व विशाल साम्राज्य स्थापित किया जा सका। मतलब जितना भी पैसा होगा उससे सेना और साम्राज्य हम स्थापित कर सकते हैं। और इसका दूसरा उद्देश्य क्या था कि मध्यस्थों का दमन करना। तो परिणाम में क्या निकला कि मध्यस्थों का दमन हुआ और विद्रोह एवं उपद्रव शांत हुए। और तीसरा उद्देश्य था कि किसानों के जो अत्याचार थे उनमें कमी करना, तो किसानों के जो प्रति अत्याचार थे उनमें कमी आई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।